मनी बेटा, आज का टॉपिक हम लोगों का है तरल स्तंभ के कारण दाब। तरल स्तंभ के कारण या का दाब, तरल स्तंभ का दाब। ठीक है, ये हम लोगों का टॉपिक है तरल स्तंभ का दाब। तो इसमें देखो, माना कोई बर्तन है, आप लिख लीजिएगा। माना कोई बर्तन है जिसमें एक समान रूप से कोई द्रव भरा हुआ है। ठीक है, ये द्रव भरा हुआ है। ठीक है, माना द्रव के भीतर दो बिंदु सी और डी हैं। सी और डी में जिनके बीच गहराई या ऊंचाइयों का अंतर h है। इनकी ऊंचाइयों का अंतर h है, इतना h है। ठीक, माना कि एक स्तंभ है कोई द्रव का ही, जो कि यहाँ पे स्थिर है। जो हम लोग देख रहे हैं ये स्थिर द्रव, इसमें हम एक स्तंभ की कल्पना करते हैं कि ये इतना बड़ा कोई स्तंभ है जिसके क्षेत्रफल पर, जिसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर ये दोनों बिंदु स्थित हैं। ए सी और डी कहाँ स्थित है? इसके पृष्ठ पर स्थित है। जिस स्तंभ की कल्पना कर रहे हो उसी के पृष्ठ पर स्थित है। सी ऊपर वाले पृष्ठ पर और डी नीचे वाले। और बताओ इस पृष्ठ, इस स्तंभ की ऊंचाई क्या हो जाएगी? जितना इनके बीच की दूरी थी, यस, स्तंभ की ऊंचाई हो गई। और मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल जो है वो है ए। इसका क्षेत्रफल कितना? ए है। इस अनुप्रस्थ गांठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। अब बताओ इसका आयतन क्या होगा? तो आयतन होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। इसका आयतन ए एच होगा, आपको काम पड़ेगा ए एच याद रखना आयतन होगा। ठीक है, अब हमें ये ज्ञात करना है कि स्तंभ के कारण दाब क्या होगा नीचे की ओर। ठीक है, तो देखो इसमें दो दाब हम मान लेते हैं कि दो दाब आरोपित हो रहे हैं। एक तो द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर, एक निचले पृष्ठ पर। द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर आरोपित दाब को हमने माना P1 और नीचे P1 लग रहा है नीचे की ओर और P2 लग रहा है ऊपर की ओर। ये है P2 जो कि ऊपर की ओर लग रहा है। आप देखो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगी। यहाँ पे बिंदु B है और ए क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, ये हो गया दाब, हमने आरोपित किया P2। ठीक, ये बिंदु B, क्षेत्रफल कहीं और दिखा देते हैं, ये क्षेत्रफल समझ लेना है। ठीक है, अब देखो इस पर दो दाब आरोपित हुए हैं P1 और P2। तो माना द्रव स्तंभ या तरल स्तंभ पर के ऊपरी पृष्ठ पर वहाँ ऊपरी और निचले पृष्ठ पर आरोपित दाब क्रमशः P1 किधर है? नीचे की ओर। P1 ऐसे लिख रहे थे, P2 है, अभी लिखेंगे बाद में। ठीक है, अब P1 और P2 दो दाब अगर इस पर आरोपित हो रहे हैं, P1 और P2 दो दाब आरोपित हो रहे हैं बेटा, तो दो बल भी आरोपित होगा। क्योंकि बताया मैंने दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बराबर क्या हो जाएगा? बटे क्षेत्रफल। ये हो गया बल। ठीक है, तो यहाँ पे बल कितना हो जाएगा? एक नीचे की ओर लग रहा है, एक ऊपर की ओर। दो बल हम निकालते हैं तो लिखेंगे कि ऊपरी पृष्ठ पर बल F बराबर क्या हो जाएगा? दाब गुणे क्षेत्रफल। P1 किधर है? नीचे की ओर। अब देखिए निचले पृष्ठ पर बल F2 कितना आ गया? या इसी को F माना है। P2 ये किधर लगेगा बेटा? ये तो ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर। क्या और भी कोई बल आरोपित हो रहा है? हाँ, द्रव का भार। इस द्रव स्तंभ का भार नीचे की ओर होगा ना। देखेंगे द्रव स्तंभ का भार, तरल स्तंभ का भार क्या हो जाएगा? बराबर mg। समस्या तो इसमें भार में, तो ये किधर होगा? नीचे की ओर। नहीं, भार की ओर होगा। तो यह बेटा क्या होता है? द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन। तो घनत्व इसका रो हो गया, आयतन हो गया V × G। और V अभी मैंने बताया आयतन क्या होता है?
ए इंटू एच हो गया रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी। ये आ गया दाब और किधर हो गया नीचे की ओर। अब इस पर देख रहे हैं आप कि पूरे द्रव स्तंभ पर अगर देखा जाए तो 3 बल आरोपित हो रहा है। एक बल ऊपर से नीचे की ओर P1 है, एक नीचे से ऊपर की ओर P2 है और इसका भार H रो जी ए रो ए एच जी। ठीक है, तो 2 बल नीचे की ओर है और एक बल ऊपर की ओर है। फिर भी द्रव जो जिस स्तंभ की हमने कल्पना किया था वो साम्यावस्था में है। आपने क्या कल्पना कर लिया कि पानी भरा हुआ है, जैसे इमेजिन कर लो कि पानी पूरा भरा हुआ है। कोई आप स्तंभ ऐसे कल्पना कर लो, पानी गिर थोड़ी रहा, तो वहीं स्थिर है। तो लिखेंगे कि द्रव स्तंभ, क्योंकि द्रव स्तंभ तरल स्तंभ साम्यावस्था में है। अगर ये साम्यावस्था में है इसका मतलब है कि इस पर लगने वाला नेट बल क्या है, शून्य है। तो नेट बल क्या होगा बेटा, नीचे की ओर लगने वाला बल निकाल लो, ऊपर की ओर लगने वाला सारा बल जोड़ो बराबर शून्य कर दो। लेकिन एक दिशा में लगने वाले बल को प्लस, दूसरे वाले को माइनस मान लीजिए। तो नीचे की ओर लगने वाले बल को हम प्लस मान लेते हैं और ऊपर की ओर लगने वाले बल को माइनस मान लिया जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नीचे कौन लग रहा है P1 है और कौन इसका भार कितना था, रो था, आयतन का हो गया था AH इंटू जी, और P2 ऊपर की तरफ उसको हमने माइनस मान लिया। तो क्या हो जाएगा माइनस P2 और बराबर ये नेट बल इसका क्या हो गया शून्य ना, P2 ये होगा, नेट क्या आ गया 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि ये 0 नहीं होता तो ये द्रव स्तंभ किसी न किसी तरफ गतिमान होता, और ये अगर विरामावस्था में जिसका मतलब है नेट बल शून्य है। अब इसका नेट बल हमने लिखा दिया शून्य। अब ध्यान से देखिए माइनस P2 ए को उधर भेजा जाए प्लस हो जाएगा P2 ए, और माइनस ये प्लस P1 ए है उधर आएगा माइनस P1 ए हो गया। यहाँ पे बचा क्या, रो ए एच जी, तो उसको चाहे इस तरफ लिखिए चाहे उस तरफ, हमने लिखा यहाँ पे रो ए एच जी। अब बेटा यहाँ से लिखा मान ले लो, तो P2 माइनस P1 इंटू ए बराबर रो ए एच जी, ये हो गया कैंसिल, तो आया P2 माइनस P1 बराबर एच रो जी। ये द्रव स्तंभ का दाब बेटा। तो देखो एक द्रव नीचे की तरफ से दाब लग रहा था इस स्तंभ पर, ऊपर की तरफ से बल लग रहा था, दाब लग रहा था नीचे की ओर, और द्रव स्तंभ कितना नीचे की ओर लगा रहा था। अब देखो एक दाब जो P2 लग रहा है ऊपर की ओर, उस पर 2 दाब लग रहे हैं, एक तो P1 का और एक द्रव स्तंभ का। ठीक है, दोनों दाबों को हम अगर जोड़ लेते हैं तो इसका कुल दाब आता है, और कुल दाब था P2, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, P1 को उधर भेजो P1 प्लस एच रो जी। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला दाब है, ऊपर वाले के दाब को अगर हम हटा देते हैं कुल दाब में से ऊपर वाले दाब को हटा देते हैं तो सिर्फ इतने का दाब आ जाएगा। तो जो प्राप्त होगा वो द्रव स्तंभ का दाब होगा। जो प्राप्त हुआ क्या है, तरल स्तंभ का दाब है। यही तरल स्तंभ या द्रव स्तंभ का दाब, ठीक है, या तरल स्तंभ के दाब का सूत्र है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, T बराबर एच रो जी, जिसे हम कहते हैं गेज। इसे गेज दाब भी कहते हैं। अर्थात गेज दाब क्या हो जाएगा, तरल स्तंभ के दाब को ही हम गेज दाब कहते हैं, और गेज दाब क्या हो जाएगा, तो गेज दाब क्या आ गया एच रो जी। ठीक है, तो ये द्रव स्तंभ का दाब हो गया बेटा। अब इसको नोट कर लीजिएगा आप। और अभी आपने देखा कि इसमें 2 दाब आरोपित होता है, एक ऊपर से भी दाब लगता है। मान लीजिए कि कहीं पानी में है आप, ठीक है, इस पर यहाँ पे जो दाब आरोपित होगा इस द्रव का, जो आपके ऊपर है ये द्रव, ये भी दाब लगाएगा आपके ऊपर, और ऊपर से वायुमंडल भी दाब लगाएगा। इस दाब को हम कहेंगे गेज दाब और इसे कहेंगे वायुमंडलीय दाब। ठीक है, और आपके ऊपर जो दाब लग रहा है इसे कहेंगे कुल दाब। तो देखो बेटा कुल दाब क्या हो जाएगा, तो कुल दाब बराबर होता है
गैस दाब प्लस वायुमंडलीय दाब। किसी मेटल में अगर कुल दाब पूछा गया हो तो आप लिखना एच रो जी प्लस एच रो जी, इसका मान आप जानते ही हैं, ये डिपेंड करता है किस लिक्विड के लिए है, और इसका फिक्स है 10^10⁵ दिया रहता है न्यूटन पर मीटर। ये हो गया कुल दाब का फॉर्मूला बेटा, ठीक है। अब आगे देखें, ये इतना बताया था मैंने, और बता देते द्रव दाब का नियम। तो अभी जो फॉर्मूला है ना P2 - P1 का, द्रव दाब का नियम हम बताते हैं। द्रव दाब का नियम, तो द्रव दाब का नियम देखने की कुछ होता है कि द्रव किस तरह से दाब लगाता है। तो पहला तो ये है कि द्रव का जो दाब होता है वो एक ही क्षैतिज तल के समस्त बिंदुओं पर समान होता है। मतलब अगर यहाँ पे पूरा द्रव भरा हुआ है, ठीक है, और एक क्षैतिज तल ये देख लेना, इससे जितने भी बिंदु स्थित हैं बेटा सब पर दाब समान होगा। क्यों समान होगा? क्योंकि सबकी गहराई के बराबर है। एच रो जी यहाँ होगा, 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 पर का दाब समान है। नहीं तो अभी एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था P2 - P1 बराबर एच रो जी। अब देखो यहाँ पे P2 - P1 क्या था? P2 था जो नीचे से दाब आरोपित हो रहा है ऊपर की ओर, और P1 था जो ऊपर से आरोपित हो रहा था ना। तो यदि दोनों ऊपर वाला नीचे वाला C और D यहाँ आ जाते एक ही बिंदु पर, तो इनकी ऊंचाइयां जो थी C, यहाँ पे बिंदु C माना गया था और यहाँ पर D माना गया था, इनकी ऊंचाई h है। अगर दोनों एक ही तरफ पे आ जाए, C यहाँ आ जाए, तो कितनी ऊंचाई होगा अंतर है? 0। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 0। एक ही क्षैतिज तल के लिए तो P2 - P1 बराबर आ जाएगा 0 गुणे इतना पूरा 0 हो गया, P1 उधर भेज दो, P1 बराबर आ गया P2। इसका मतलब C पर दाब D के दाब के बराबर हो गया। कब? जब C और D कहाँ हो? एक ही तल में हो। जब C और D एक ही तल में होते हैं तो दोनों पर आरोपित दाब क्या हो जाता है? बराबर। तो द्रव दाब के नियम में आप पहले लिख लेना, एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है, दाब समान होता है, ठीक है। एक ही क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। दूसरा नियम बेटा गैस दाब वाले फॉर्मूले से याद कर लेना। तो प्रेशर के लिए बताना है आपको, तो क्या, क्योंकि दाब का नियम बताना है। दाब का नियम क्या है? एच रो जी, तीनों को सब मिला दो, अब तीनों का अलग अलग लिख दो तो नियम बन जाए। देखो क्या लिखोगे? द्रव दाब द्रव की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। अब क्या लिखोगे कि द्रव दाब उसकी गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। द्रव का दाब द्रव स्तंभ की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब 7 सेंटीमीटर जल स्तंभ है तो कम दाब लगाएगा, 10 सेंटीमीटर और दाब लगाएगा, 20 सेंटीमीटर और ज्यादा दाब लगाएगा, मतलब उसकी गहराई के अनुक्रमानुपाती। तीसरा घनत्व के अनुक्रमानुपाती। द्रव दाब द्रव के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ज्यादा गाढ़ा होगा तो उसका दाब ज्यादा लगेगा, ठीक है, ज्यादा गाढ़ा होगा तो दाब ज्यादा होगा। अगला है कि ये गुरुत्वीय त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या पृथ्वी पर है तो गुरुत्वीय त्वरण मान लो 9.8 या 10 जो भी है, कुछ दाब लग रहा है। चंद्रमा पर चले जाओगे दाब कम हो जाएगा, पानी में जाएंगे अब दाब कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जी कम है। और आप देखते हो जी पे निर्भर करता है, 3 चीजों निर्भर कर रहा है। इस तरह से 3-4 चीजों पर निर्भर करता है और ये द्रव दाब का नियम है। और क्या एक बात और बता सकते हैं कि किसी बर्तन में अगर रखा गया हो, ठीक है, द्रव दाब जो होता है वो किसी बर्तन में चाहे कोई वस्तु रखी गई हो और चाहे बर्तन की दीवारों की बात हो, ठीक है, मतलब जो द्रव दाब होता है, चौथा 5वां द्रव दाब, ये बर्तन की दीवारों पर लंबवत कार्य करता है। दीवारों पर लंबवत लगाएगा, मतलब द्रव दाब हमेशा कहीं भी लंबवत ही लगाएगा, ठीक है। और कोई वस्तु अगर इसमें डूबी हो तो उस पर भी लंबवत ही लगता है चारों तरफ से, ठीक है। क्षैतिज बल या दाब आरोपित नहीं होते। ये द्रव दाब का नियम है। तो 2-3 नियम आपका इस फॉर्मूले से ही याद रहेगा। एक याद कर लेना कि क्षैतिज तल में स्थित समस्त बिंदुओं पर दाब समान होता है। तो कल का टॉपिक हम आपको पास्कल का नियम बताएंगे कल, और पास्कल के नियम का सत्यापन कराएंगे। फिर 2 टॉपिक और बचते हैं पास्कल के नियम पर आधारित, द्रव इसका अनुप्रयोग, ठीक है। तो अनुप्रयोग में हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट आप बाद में पढ़िएगा। कल पास्कल का नियम पढ़ाएंगे, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा और इतनी चीज़ें आप तैयार कर लें, ठीक है, इतना याद कर लो, ठीक है। 2-3 दिन का क्लास और है, इसमें जल्दी खत्म हो जाएगा।